हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में। और अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। बहुत इजी। पहला, जर्म प्लाज्म कितने टाइप का होता है? पानी की बोतल लो। पहला डोमेस्टिकेशन के आधार पर। डोमेस्टिकेशन क्या था भाई? ग्रामीण क्या था? पहला देखो, ग्रामीण के आधार पर, ग्रामीण के आधार पर दो तरह का जर्म प्लाज्म होता है। डोमेस्टिकेशन के हिसाब से दो प्रकार का जर्म प्लाज्म होता है। एक तो जिसका डोमेस्टिकेशन हो गया और एक इसका डोमेस्टिकेशन नहीं हुआ। दो ही तो आएंगे। जिसका हो गया डोमेस्टिकेशन, खेत में वो तो लगा हुआ, तो उसको बोलेंगे कल्टीवेटेड या कर्से जर्म प्लाज्म। जैसी खेती हो रही है, ठीक है। तो एक तो जिसका जर्म प्लाज्म जिसका डोमेस्टिकेशन हो गया, ग्रामीण हो गया, ठीक है भाई। और एक इसका ग्रामीण नहीं हुआ। एक तो जिसका डोमेस्टिकेशन हो गया और इसका एक डोमेस्टिकेशन नहीं हुआ। तो जिसका डोमेस्टिकेशन हो गया उसको क्या बोलोगे सर? उसको बोलेंगे खेती हो रहा जर्म प्लाज्म, या खेतों में उगा हुआ पौधा बोले तो कृषि जर्म प्लाज्म, ठीक है। जरा कल्टीवेटेड लिखा ना, खेतों में उगाए जाने वाले। किसके आधार पर पढ़ रहे हो सर? डोमेस्टिकेशन के आधार पे। तो डोमेस्टिकेशन हो गया उसको क्या बोलोगे आप? कल्टीवेटेड। नहीं हुआ उसको क्या बोलोगे? वाइल्ड, जंगली। हो गया, बस दो ही तो है। प्रभु का करे दो दो टाइप को जर्म प्लाज्म। डोमेस्टिकेशन हो गया तो कल्टीवेटेड, नहीं हुआ वाइल्ड जर्म प्लाज्म होवे। हो गया कल्टीवेटेड जर्म प्लाज्म रे, नहीं हुआ वाइल्ड जर्म प्लाज्म रे। हो गया क्या? समझ में आ गए? उसके बाद दो है ओरिजिन। अगला क्लासिफिकेशन ओरिजिन प्लेस के हिसाब से। ओरिजिन प्लेस का मतलब मेरे देश का है या विदेश का है। अगर मेरे देश में ही बना हुआ जर्म प्लाज्म है, मेरे देश की पौधों के अंदर से लिए हुए जीन और एलील है, तब तो कहलाएगा इंडिजीनस, देशज या देसी। देसी जर्म प्लाज्म मेरे देश का, मेरे देश का, मेरे देश का जर्म प्लाज्म कहलाएगा देसी। उत्पत्ति कहां हुई? मेरे देश में, है ना, इंडिया की इंडिया में, तो वो कहलाएगा इंडिजीनस जर्म प्लाज्म या देसी। और एक आपने बाहर से मंगाया, तूने बाहर से मंगाए प्लांट्स, एक्सोटिक जर्म प्लाज्म, विदेशी जनन दरवे। तो देश का देश में, देसी, विदेश से लाया हुआ विदेशी, बस हो गया। इसके बाद में जीन पूल। कौन सा आ गया? जीन पूल। जीन पूल आ गए, ये हो गए दोनों। ये जीन कोष आ गए। जीन कोष किसे कहते हैं? सुनना, देखो जीन पूल क्या होते हैं। एक जीव का, एक पौधे का तो जीन है, लेकिन उसकी पूरी जो आबादी है ना, उन सभी के जीनों को मिला के बोला जाता है जीन पूल। इसको बच्चे ऐसे याद करते हैं, तेरा जीन तेरा जीन, मेरा जीन मेरा जीन, सबका जीन जीन पूल। है इतना इजी? हाँ इतना इजी। एक आदमी का तो जीन है, लेकिन वहां पे 1000 आदमी बैठे, उन सबके जीनों को मिला क्या बोलोगे? है ना, जीन पूल। तो तेरा जीन, मेरा जीन, सबका जीन जीन पूल। एक जाति या एक प्रजाति के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबके जीनों को मिला के बोला जाता है जीन पूल। अब उसके लिए शर्त यह है कि वो जाति जो है ना, एक ही जाति की होनी चाहिए। जैसे गेहूं है तो फिर गेहूं की होनी चाहिए सारे पौधे। गेहूं के सारे पौधों का जीन मिला के बोला जाता है जीन पूल। कोई भी हो, तो उन सभी प्रजातियों या विभेदों, स्ट्रेट, जिनमें आपस में क्रॉस हो सकता है, तो आपस में क्रॉस हो सकता है। ये शर्त किसके लिए पता आपको? ये शर्त है कि वो एक ही जाति के हैं, वो एक ही जाति के हैं, ठीक है। अरे यही शर्त भाई, आपस में जिनमें क्रॉस हो सकता है, तो आपस में क्रॉस हो रहा है, उसके लिए क्या वर्ड आएगा? वो एक ही जाति के हैं। अरे गाय का गाय के साथ संकरण हो सकता है, भैंस का भैंस के साथ, मतलब भैंस की जाति में हो सकता है, गेहूं का गेहूं के साथ हो सकता है। तो यूं कह सकते हो कि एक ही जाति के जीवों का, सबका मिला के जो जीन है, वो जीन पूल कहलाता है या जीन कोष कहलाता है। आप यूं बोल दो कि एक ही जाति के जीवों का या उसकी आबादी का जीन, या ऐसे बोल दो कि ऐसे जीव जो आपस में क्रॉस करते हैं, आपस में संकरण करते हैं, तो एक ही जाति के तभी संकरण करेंगे। तो उन सभी प्रजातियों के या विभेदों
जिनका आपस में क्रॉस होता है, मतलब वो एक ही जाति के हैं, यूं तो कहना चाहता है क्रॉस तभी होगा जब एक ही जाति के हैं, उन सभी के जीनों और एलील को, विकल्पी क्या होता है एलील, ये जीन और एलील को जन्म द्रव्य कहते हैं, जर्म प्लाज्म कहते हैं। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि एक ही जाति के आबादी का, है ना, पूरी आबादी का जन्म द्रव्य या जीन या उसके जीन और एलील वो कहलाता है जीन पूल। जीन पूल, जीन पूल समझ में आ गया होगा सर। व्हाट इज जीन कोष? आ गया क्या कहते हैं जीन कोष? किसे कहते हैं? उन सभी प्रजातीय विभेदों का जिनका आपस में संकरण होता है या हो सकता है, मतलब एक ही जाति के सारे क्रॉस करते हैं या कर सकते हैं, उन सभी का जीन, ये क्या है जीन और एलील, ये वही आपका कौन है जन्म द्रव्य या जर्म प्लाज्म। तो आप एक वर्ड में तो ऐसे बोलते हो एक ही जाति की आबादी का जन्म प्लाज्म या जन्म द्रव्य, या फिर ऐसे कह सकते हो भाई उन प्रजाति या विभेद जो आपस में या तो क्रॉस करते हैं या कर सकते हैं, मतलब वो एक ही जाति के, उन सभी का जीन और एलील या जन्म द्रव्य को जीन पूल कहते हैं। अब ये 3 टाइप का जीन पूल होता है। पहला होता है प्राथमिक जीन कोष, प्राइमरी जीन पूल, प्राथमिक जीन कोष, प्राइमरी जीन पूल। प्राइमरी जीन पूल में वे सभी जातियां आती है जिनमें इजीली क्रॉस हो जाता है और जिनकी संतानें जो होती है बेटा वो फर्टाइल भी होती, यानी उन जातियों का जर्म प्लाज्म प्राइमरी जीन पूल होगा जो इजीली आपस में क्रॉस कर लेती है, इजीली। जैसे गेहूं इजीली हो जाता है ना। कभी जैसे गेहूं और राई करवानी ट्रिटिकेल बनाना है तो थोड़ा मुश्किल होता है वो, तो गेहूं का ही होता है वो प्राइमरी में आएगा, क्योंकि वो जातियां आएगी जो क्रॉस आपस में इजीली कर लेती है। तो प्राइमरी जीन पूल में वे सभी प्रजातियां या सभी प्रजातियों का जन्म द्रव्य आता है, जीन और एलील आते हैं जिनमें सफलतापूर्वक क्रॉस हो जाता है, सक्सेसफुली क्रॉस हो जाता है। इंग्लिश में बोले तो, हिंदी में बोले तो प्राथमिक जीन पूल के अंतर्गत वे सभी प्रजातियां आती है जिनमें सफलतापूर्वक संकरण होता है, इजीली क्रॉस हो जाता है, और उनकी संतानें भी फर्टाइल होती है, उर्वर होती है। फर्टाइल या उर्वर किसे कहते हैं? जो संतानें पैदा कर सकती है आगे चल के। तो क्या प्राइमरी जीन पूल या प्राथमिक जीन को समझ में आया? उन सभी प्रजातियों का जन्म द्रव्य जिनमें इजीली संकरण हो जाता है, इजीली क्रॉस हो जाता है, उन सभी का जन्म द्रव्य या जर्म प्लाज्म प्राइमरी जीन पूल कहलाता है। सेकेंडरी किसे कहेंगे? जिनका प्राइमरी वालों से क्रॉस थोड़ा मुश्किल से होता है। प्राइमरी तो मतलब एक ही, सिंपली एक ही जाति हो गई, लेकिन एक उससे मिलती जुलती जाती है जो प्राइमरी के साथ, जैसे मैंने कहा ना ट्रिटिकेल बढ़ाई तो सिकेल सीरियल लिया राई, और इधर गेहूं तो आपस में क्रॉस कर रहे, तो गेहूं का तो क्या कहलाएगा प्राइमरी, लेकिन गेहूं के साथ राई थोड़ी मुश्किल से क्रॉस हो रही है ना, और संतानें भी उनकी स्टेराइल भी आ सकती है और फर्टाइल भी आ सकती है, मतलब बीज पैदा करने वाली भी आ सकती है और बिना बीज पैदा करने वाली भी आ सकती है। तब उसके लिए वर्ड आता है सेकेंडरी जीन पूल। व्हाट इज सेकेंडरी जीन पूल या द्वितीयक जीन कोष? ऐसी प्रजातियों का जन्म द्रव्य जिनका संकरण प्राइमरी वालों के साथ थोड़ा मुश्किल से होता है, दिक्कत आती है करने में। देखो लिखा हुआ है कि द्वितीयक जीन पूल या कोष सदस्यों का संकरण प्राइमरी वालों के साथ, या यूं कह दो जैसे द्वितीयक जीन पूल का मतलब हो गया यहां ट्रिटिकेल बनाने वाली सिकेल सीरियल का क्रॉस गेहूं के साथ थोड़ा मुश्किल से होता है, तो गेहूं का और सिकेल सीरियल इन दोनों का मिला के कहलाएगा सेकेंडरी, नहीं? या फिर इसका राई का सिकेल सीरियल कहलाएगा सेकेंडरी। तो जिनका प्राइमरी के साथ क्रॉस होना मुश्किल है, थोड़ा दिक्कत आती है, तो वो वाले उनका जन्म द्रव्य कहलाएगा सेकेंडरी जीन पूल या द्वितीयक जीन कोष। संतानें उसकी कैसी आई थी ऊपर वाले की? भाई साहब बीज देने वाली आई थी, तो इसकी कैसी आएगी सेकंड वाली जिसमें दिक्कत आ रही है? बीज दे भी सकती है, नहीं भी दे, स्टेराइल भी आ सकती है, पार्शियली फर्टाइल भी आ सकती है। समझ में आ गया होगा पक्का? अब लेते हैं टर्सरी जीन पूल। टर्सरी या तृतीयक जीन कोष किसे कहते हैं? भाई साहब हो वही ना क्रॉस, या बहुत मुश्किल से होता है। उन सारी प्रजातियों का जन्म द्रव्य आएगा, उन सभी स्पीसीज का जर्म प्लाज्म आएगा जिनका प्राइमरी जीन पूल के वाले जो मेंबर थे ना उनके साथ जो है ना क्रॉस कराना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और संतानें कैसी आएगी? 100% F1 जो प्लांट आएगी ना पहली संतानें वो स्टेराइल आएगी। हो सकता है आप F2 तो उसमें क्रॉस करा के जो है ना वो क्या नाम है कोल्चिसिन डाल के उसको आप फर्टाइल भी कर ले, जैसे ट्रिटिकम एस्टियम प्लस सिकेल सीरियल। इससे पहली बार जो ट्रिटिकेल बनती है ना वो स्टेराइल होती है भाई साहब, बांझड़ी हुआ है, बंधे हुए है, लेकिन फिर उसका जो है ना कोल्चिसिन डाल के उसको क्या बना देते हैं, डबलिंग कर देते हैं क्रोमोसोम की, तो वो फिर फर्टाइल बन जाती है। तो F1 वर्ड इसी लगाया इन्होंने कि पहली संतान तो स्टेराइल आएगी, फिर चाहे आप उसमें आप कोल्चिसिन डाल के उसके क्रोमोसोम को डबलिंग कर लो, फिर वो फर्टाइल हो सकती है। इधर भी ये लिखा है F1 जो आएगा ना पहला पौधा वो स्टेराइल भी आ सकता है
पार्शियली फर्टाइल, मतलब बांझड़ा भी आ सकता है, थोड़े बहुत बीज पैदा करने वाला भी आ सकता है। इधर क्या होगा, जो संकर आएगा ना पहला, वो फर्टाइल आएगा, क्योंकि वो गेहूं का ही है अकेले का। एक बार मैं रिपीट करता हूं, प्राइमरी क्या है, ऐसे जीव जिनके आपस में क्रॉस इजीली हो जाता है उनका जर्म प्लाज्म है, वो प्राइमरी जीन पूल है। फिर सेकेंडरी क्या है, जिनका प्राइमरी वालों के साथ क्रॉस करना मुश्किल हो, थोड़ा दिक्कत आती है हल्की फुल्की, तब वो कहलाता है सेकेंडरी। प्राइमरी के फर्टाइल पौधे आते हैं, संतानें, इसकी फर्टाइल भी आ सकती है, थोड़ी बहुत स्टेराइल भी, ये स्टेराइल फर्टाइल दोनों आ सकती है। और तीसरा कौन है, जिनका क्रॉस बड़ी मुश्किल से होता है, या होता ही F1 वाले पौधों के साथ क्रॉस होता ही नहीं, या बड़ा मुश्किल से होता है, न के बराबर होता है मान लो, तब संतानें आती है स्टेराइल। समझ में आ गई होगी। अब लेते हैं जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन की डेफिनेशन ये रही कि जर्म प्लाज्म को, यानी कि जीन और एलील को, यानी जनन द्रव्य को ऐसी स्थिति में रखना जहां उसके नष्ट होने की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाए, खराब होने की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाए, फिर उनको खेत में लगाने के लिए तैयार कर दो या खेत में लगा भी दो। तो जनन द्रव्य को ऐसी स्थिति में रखना जिससे उसके नष्ट होने की संभावना कम से कम हो जाए, और फिर उनको खेत में सीधे लगा सके या खेत में लगाने के लिए तैयार कर सके, यही है जनन द्रव्य संरक्षण। क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, कि तूने ऐसा रखा, ऐसी जगह रखा जर्म प्लाज्म को कि वो खराब नहीं हो रहा और खेत में लगने के लिए भी तैयार है। तूने ऐसा रखा जर्म प्लाज्म कि खराब नहीं हुआ, कि खराब नहीं हुआ, तूने खेत में लगाया, उसके बाद उग गया पौधा। ऐसे बढ़ता है। इंग्लिश में बोले तो कीपिंग ऑफ द जर्म प्लाज्म इन सच ए कंडीशन इन विच देर इज नो चांसेस, नो पॉसिबिलिटी ऑफ पेरिसेबिलिटी एंड इट कैन बी ग्रोन इन द फील्ड, या इट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द ग्रोइंग इन द फील्ड, या फिर इट कैन ग्रो इन द फील्ड। ठीक है भाई। तो जर्म प्लाज्म को ऐसी कंडीशन में रखना जहां वो खराब ही ना हो या खराब होने की संभावना कम से कम हो जाए, फिर उसको खेत में। अब आप देखो इसमें खेत में लगाना भी जरूरी है, ऐसे नहीं सीधा आपने लिख दिया कि जनन द्रव्य को ऐसी जगह पे रखना जहां वो खराब ही नहीं हो, यही जनन द्रव्य। फिर मान लो खराब तो नहीं हुआ लेकिन उग नहीं रहा खेत में, तो उगना भी तो चाहिए ना, शर्त और है। तो जनन द्रव्य को ऐसी स्थिति में रखना जहां उसके खराब होने की संभावना, नष्ट होने की संभावना न हो या कम से कम हो। और फिर उसकी प्रविष्टियां, व्हाट इज प्रविष्टियां, एंट्रीज, अभी आएंगे आगे। एंट्रीज कहते हैं जो ये एनबीपीजीआर वगैरह के पास जाएंगे तो उसकी एंट्रियां लगती है कि 1 नंबर पे फलाना पौधे का जर्म प्लाज्म में 2 पे ही है, तो जो इनको बोलते हैं एंट्रीज, जो भरते हैं ना उसपे। आजकल तो नेट पे भरने लग गए, आजकल कंप्यूटर में भरते हैं, पहले रजिस्टरों में लिखते थे। तो उस प्रविष्टि मतलब पौधे की बात है, जो आप लेके आए ना एंट्रीज अलग अलग, उस एंट्रीज का, उन पौधों का खेत में उगाना बहुत जरूरी है, या उगाया जा सके या खेत में उगाने के लिए उसको तैयार किया जा सके, यही कहलाता है जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। समझ में आ गया। तो जनन द्रव्य को ऐसी स्थिति में रखना जिससे उसके नष्ट होने की निम्नतम आशंका हो। जनन द्रव्य को ऐसी स्थिति में रखना जहां उसके खराब होने की निम्नतम आशंका हो, और उसकी प्रविष्टियों को, उसकी एंट्रीज को या तो खेत में उगाया जा सके या खेत में उगाए जाने के लिए तैयार किया जा सके, इसी को जनन द्रव्य कंजर्वेशन कहते हैं। जनन द्रव्य कंजर्वेशन के 2 मेथड बेटा, एक तो होता है इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू का मतलब होता है वही का वही, चेंज नहीं होती जगह, जहां उगाया वही संरक्षण। इन सेटो, जहां उगाया वही संरक्षण, मतलब जो पौधा जहां उगा ना वही का वही अगर आपने उसको बचा लिया, जब जनन द्रव्य को उसी स्थान पर जहां वो नेचुरली उगा है वहीं पे आपने संरक्षित कर दिया, कंजर्व कर दिया, तब कहलाता है वो स्वस्थाने संरक्षण या इन सिटो कंजर्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप खेत में गए और आपके खेत में ना आपको एक पौधा मिल गया आम का, बहुत अच्छा, आपका खुद का खेत था, आपने वहीं की वहीं उसको जो है ना उसके चारों तरफ कंटीली झाड़ियां लगा दी, तार लगा दिए, या और कोई ट्री गार्ड लगा दिया और उसको बचा लिया वहीं की वहीं, तो वो तो कहलाएगा इन सिटू। या फिर आप वहां से उसको उखाड़ के लेके आके घर पे लगा लिया, लाके पीछे बाड़े में लगा लिया, वो कहलाता है एक्स सिटू। दूसरी जगह ले जाकर करना एक्स सिटू। तो इन सिटू क्या हुआ, हालांकि ये ऐसे नहीं होता, जैसे कोई आप कभी किसी सेंचुरी में गए हो अभ्यारण्य में, जैसे सवाई माधोपुर में रणथंबोर सेंचुरी, तो वहां पर कुछ एरिया ऐसा होता है जहां पर आदमी को नहीं जाने देते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होने देते वहां,
और वो बच जाते हैं, उसके लिए वर्ड आता है इन सिटू, क्योंकि वहीं उगे हुए नेचुरली वो जंगली पौधे या जंगली जीव, और उसको वहीं के वहीं किसी को जान नहीं दे रहे तो वो बच जाते हैं, वहीं के वहीं बच जाते हैं, दैट इज इन सिटू कंजर्वेशन। तो जब जनन द्रव्य को या जर्म प्लाज्म को उसी स्थान पे जहां वो नेचुरली ग्रो हुआ है, जहां उगा है, वहीं का वहीं कंजर्व कर दिया तो इन सिटू। जैसे कि जिस एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो, बियॉन्ड द ह्यूमन एक्टिविटी जिसको अनाउंस कर दिया गया हो, वो एरिया सेंचुरी कहलाता है ना। जनन द्रव्य को वहां पे कोई खतरा होता नहीं। जानते हो, जिस एरिया में आदमी नहीं जा सकता, वहां पर नहीं खेल सकता, वहां पर नहीं घूम सकता, वो और वहां पे कोई जर्म प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, उसको कोई डर नहीं होता, खतरा नहीं होता, ऐसे क्षेत्र को कहते हैं सेंचुरी। तो सेंचुरी किसे कहते हैं? मानव गतिविधि से परे क्षेत्र जहां जनन द्रव्य को कोई खतरा ना हो, ऐसे सुरक्षित क्षेत्रों कहते हैं जीन सेंचुरी। क्या कहते हैं उसको? जीन सेंचुरी। तो जीन सेंचुरी इज ए प्लेस, जीन सेंचुरी इज ए प्लेस which is beyond from human activity and there is no danger to germplasm। बस वही है जीन सेंचुरी। अब आ गया एक्स सीटू। एक्स सीटू में क्या करते हैं? कहीं उगा होता है उसको कहीं ले जाके दूसरी जगह ले जाके संरक्षित करते हैं, बचाते हैं, दैट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन, या फिर हिंदी में कहते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो जो पौधा या जनन द्रव्य उसके प्राकृतिक आवास से जहां उगा हुआ है वहां से दूर ले जाके उसको बचाया गया है, दैट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन कहां करते हैं? देखो ये रे, सीड बैंक में एक्स सीटू कंजर्वेशन, बाह्य स्थान संरक्षण, एक्स सीटू कंजर्वेशन, बाह्य स्थान। बीज बैंक को एनबीपीसीआर ने बीज बैंक बना रखे, सीड बैंक, वहां पे ले जाके बीज रख लेते हैं उनका, बच गया आपका कंजर्वेशन हो गया जर्म प्लाज्म। बीज भी जर्म प्लाज्म ही है, हर वो पार्ट जिससे नया पौधा तैयार हो जाता है वो जर्म प्लाज्म कहलाता है। तो सीड बैंक में सीड रख लेते, बच गया जर्म प्लाज्म। प्लांट और फील्ड बैंक है ना, प्लांट का बैंक या फील्ड बैंक, जिसको हिंदी में कहते हैं पादप या क्षेत्र बैंक। फील्ड मतलब फील्ड क्रॉप्स लाइक गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनका या दूसरे प्लांट्स का इनका भी बैंक है, जहां पे इनके जनन द्रव्य को या जर्म प्लाज्म को कंजर्व करते हैं। एक्स सीटू ले जाके दूसरी जगह। शूटर टिप बैंक, पर्रोहाग्र बैंक। शूटर टिप क्या होता है? जो लगातार डिवाइड होने वाली सेल्स है, यहां वाली टिप की, चाहे वो जड़ का हो चाहे ये वाला हो, इसका भी टिप ले जाके रख लेते हैं। इसका पता क्या फायदा है शूट टिप का? कि फ्यूचर में कभी आपको कोई प्लांट ग्रो करना है तो वायरस फ्री कर सकते हो आप। शूट टिप कल्चर या मेरिस्मेटिक कल्चर से वायरस फ्री प्लांट तैयार होते हैं। नंबर 4, सेल एंड ऑर्गेनेली बैंक या ऑर्गन बैंक, जहां पर कोशिकाएं रखी जाती है या कोशिकाओं रखे जाते हैं या दूसरे ऑर्गन रखे जाते हैं, वो सेल एंड ऑर्गन बैंक हो गए। और डीएनए रखे तो डीएनए बैंक। अभी क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन यहां ये बन रहा है कि एक्स सीटू कंजर्वेशन कैसे कैसे करते हैं, बाह्य स्थान संरक्षण करने वाले कौन कौन से रूप या किस किस रूप में करते हैं? तो सीड बैंक है एक्स सीटू कंजर्वेशन, प्लांट और फील्ड बैंक एक्स सीटू कंजर्वेशन, शूटर टिप बैंक एक्स सीटू कंजर्वेशन, सेल एंड ऑर्गन बैंक एक्स सीटू कंजर्वेशन, है ना। शूटर टिप आएगा, डीएनए, ये सारे एक्स सीटू है। अब लेते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या होता है, लेके आ जाना बस। किसी फसल या उसकी जो जंगली जातियां है, जर्म प्लाज्म होता है क्या है? फसल प्रजाति, जंगली प्रजाति का आनुवांशिक द्रव्य जनन द्रव्य कहलावे, राइट। तो कोई फसल हो या उसके जंगली संबंधी हो, उसका जीनोटाइप तो हो गया जनन द्रव्य, और उस जीनोटाइप को आप इकट्ठा करके ला रहे हैं, संग्रह करके ला रहे हैं, तो वो कहलाता है जीन बैंक। जीन बैंक, ठीक है भाई। तो किसी भी फसल और उसके जंगली संबंधियों की बहुत सारी किस्मों को या जीनोटाइप को आप इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो उस फसल का क्या कहलाएगा? वो जर्म प्लाज्म कलेक्शन। कलेक्शन करके ला रहे हैं, मैंने किया जर्म प्लाज्म कलेक्ट, जर्म प्लाज्म कलेक्शन हुआ और जर्म प्लाज्म कलेक्शन हुआ, या फिर जीन बैंक हो गया, क्योंकि जर्म प्लाज्म क्या है? जीन और एलील है, उसको लाके आप रख रहे हैं तो जीन बैंक में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब लेते हैं एक्टिविटीज इन जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। जनन द्रव्य संरक्षण में क्या क्या क्रियाएं करते हैं? पहले तो कलेक्ट करते हैं,
बाद में कंजर्वेशन इवैल्यूएशन करते हैं, कैटालॉगिंग करते हैं। क्या करते हैं? पहले तो है ना संग्रह करते हैं, फिर उसको संरक्षित करते हैं, बाद में चेक करते हो काम का है भी या नहीं, काम का है भी या नहीं। उसके बाद उसकी सूची बढ़ाते हैं, कैटालॉगिंग, लिस्ट बनाते हैं कि ये गेहूं का जर्मप्लाज्म, ये मक्का का, ये उसका, ऐसे सूची बढ़ाते हैं लास्ट में। फिर उस जर्मप्लाज्म क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, उसके नंबर बढ़ाते हैं, संख्या बढ़ाते हैं, जैसे बीज का बढ़ाते थे ना वैसे, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर उसका यूज करते हैं। तो ये ऐसे कैसे आएगी? CCECMU, ट्रिक है याद करने की इंग्लिश वालों के लिए। तो CCECMU कलेक्शन, कंजर्वेशन, इवैल्यूएशन, कैटालॉगिंग एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। हिंदी वालों के लिए पहले तो इकट्ठा करते हैं, बाद में संरक्षण करते, संरक्षण समझते हो ना, खराब होने से बचाना, फिर मूल्यांकन, उसको चेक करते, उगाव का कि देखते काम का भी है कि नहीं, फिर उसकी सूचियां बढ़ा, लिस्ट बढ़ाते काम का होता है उसकी, और लास्ट में उसकी संख्या बढ़ा के किसानों को दे देते हैं और किसान उसका यूज कर लेते हैं। लाइक मतलब जिसको भी यूज करना है, किसान जरूरी नहीं है, कोई भी जिसको यूज करना वो कर लेता है। तो संग्रह कर लो, संरक्षण कर लो, मूल्यांकन कर लो, लिस्ट बना लो, संख्या बढ़ा लो और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसको और उसको उपयोग कर लेते। तो CCECMU कलेक्शन, कंजर्वेशन, इवैल्यूएशन, कैटालॉगिंग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। अगर पूरी दुनिया का कोई जर्मप्लाज्म इकट्ठा कर लाए, पूरी दुनिया का किया जर्मप्लाज्म इकट्ठा, तो हो गया वर्ल्ड कलेक्शन, ओ हो गया वर्ल्ड कलेक्शन। तो जनन द्रव्य संग्रह या जर्मप्लाज्म कलेक्शन, जिसमें किसी फसल और उसके सारे प्रजातियां जो आती है वाइल्ड वगैरह जंगली, उसके विश्व भर से, पूरी दुनिया से, वर्ल्ड से इकट्ठे किए गए स्ट्रेन या विभेद को उसका क्या बोलते हैं? वर्ल्ड कलेक्शन कहते हैं। तो जनन द्रव्य संग्रह, जर्मप्लाज्म कलेक्शन, जिसमें किसी फसल का, उसके संबंधित प्रजातियों का पूरी दुनिया से इकट्ठा किया हुआ स्ट्रेन हो, वर्ल्ड कलेक्शन कहलाता। समझ में आ गया क्या? है अज्ञो गए? अज्ञो भाई, जनन द्रव्य का जो कलेक्शन कर रहे हो उसमें फसल और उसके जितने भी रिलेटेड प्लांट्स हैं उस फसल के, उन सभी से, पूरी दुनिया से आप जीन और जीनोटाइप इकट्ठे करके ले आ गए या जनन द्रव्य इकट्ठा करके ले आ गए, तो कहलाएगा जनन द्रव्य का विश्व संग्रह है। भारत में जो है ना, भारत में इंडियन नेशनल जीन बैंक, मिल्सी, NBPGR न्यू दिल्ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में NBPGR में क्या बना रखा है? NBPGR ने, व्हाट इज NBPGR? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, और यहां पर बना रखा है राष्ट्रीय जीन बैंक, इंडियन नेशनल जीन बैंक। तो इंडियन नेशनल जीन बैंक बना रखा NBPGR में, इंडियन नेशनल जीन बैंक। एक नंबर का शानदार क्वेश्चन, एक नंबर का, कि भारत में NBPGR में क्या बना हुआ है? इंडियन नेशनल जीन बैंक, इंडियन नेशनल जीन बैंक बना हुआ है NBPGR में, NBPGR में। इसमें क्या करते हैं जीन बैंक में या इंडियन नेशनल जीन बैंक में? यहां पर ना जीन बैंक के इसमें बैंकों में क्या करते हैं? बीज बैंक बना रखे, फील्ड बैंक बना रखे, जहां फील्ड क्रॉप्स को, प्रक्षेत्र बैंक का मतलब फील्ड क्रॉप्स रखने वाला बैंक, स्लो ग्रोइंग कल्चर्स। कभी कभी हमें लगता है कि कोई प्लांट जा सकता है, गायब हो सकता है, लुप्त हो सकता है, तो उसको स्लो ग्रोइंग कल्चर में रख देते हैं, जो धीरे धीरे ग्रो करती है, मतलब थोड़ा बहुत सेल कल्चर जानते हो क्या? टिश्यू कल्चर पढ़ा कभी? एक मीडियम बनाते हैं, सेल रखवाते हैं, धीरे धीरे डिवाइड होके पूरा प्लांट बनाते हैं, ऐसे तो करते हैं। लेकिन अगर वो धीरे धीरे डिवाइड होके तो कई साल तक वो थोड़ी बहुत बढ़ेगी, तो कम से कम उसका फिर जब चाहेगी, जब चेंज कर देंगे उसका मीडिया, जल्दी बढ़ जाएगी वो। तो इससे भी जनन द्रव्य को कंजर्व करते हैं, जर्म प्लांट को संरक्षित रखते हैं। इसके अलावा निम्न ताप संरक्षित जाइगोटी भ्रूणों, लो टेम्परेचर कंजर्व्ड जाइगोटिक एम्ब्रियो के रूप में भी रखते हैं, लो टेम्परेचर रख देते हैं। अब लेते हैं, दो प्रकार के कलेक्शन होते हैं NBPGR में, मारी रे NBPGR में दो कलेक्शन, एक बेस कलेक्शन, दूसरो एक्टिव कलेक्शन। लंबे टाइम के लिए बेस कलेक्शन, मीडियम टाइम के लिए एक्टिव कलेक्शन।
आया कछु? एनबीपीजीआर का जो हेड ऑफिस है ना, हेडक्वार्टर, मुख्यालय, उसमें बीज बैंक में जनन द्रव्य को 2 टाइम में कलेक्शन करते हैं, या तो बेस कलेक्शन, बेस कलेक्शन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, बेस कलेक्शन लॉन्ग ड्यूरेशन, बेस कलेक्शन लॉन्ग ड्यूरेशन, और एक एक्टिव कलेक्शन सक्रिय संग्रह, ये मीडियम ड्यूरेशन के लिए होता है, चाहे वो हेड ऑफिस हो, चाहे वो उसके दूसरे रीजनल स्टेशन हो, किसके? एनबीपीजीआर के। तो एनबीपीजीआर के हेड ऑफिस में, एनबीपीजीआर के रीजनल ऑफिस में 2 तरह के कलेक्शन करते हैं जर्म प्लाज्म के, बेस कलेक्शन, एक्टिव कलेक्शन, आधार संग्रह, सक्रिय संग्रह। आधार संग्रह किसके लिए करते हैं? लंबे टाइम के लिए, लंबा लंबा सा आधार संग्रह। फिर मीडियम करना हो तो एक्टिव कलेक्शन, उसके लिए एक्टिव कलेक्शन मीडियम ड्यूरेशन के लिए थोड़े दिनों के लिए करते हैं। कहां करते हैं? इसके हेड ऑफिस में भी करते हैं, इसके रीजनल स्टेशन पर भी करते हैं। आई अब प्लांट इंट्रोडक्शन की बारी। मेथड नंबर 3, प्लांट इंट्रोडक्शन, मेथड नंबर 3 से चल रहा उधर। प्लांट इंट्रोडक्शन जानते होगे शायद, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर उगाना, प्लांट इंट्रो। ऐसे आया था कि किसी फसल को ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके लगाना जहां वो पहले से नहीं होती है, इसी को प्लांट इंट्रोडक्शन कहते। इसका फायदा क्या है? सबसे तेज वैरायटी इससे निकलती है, क्योंकि आपको ले जाके केवल लगाना है। हरियाणा गया था मैं, भाई साहब वहां की एक गेहूं की वैरायटी मेरे को भाग गई, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वैरायटी है उसके बीज ले चलते हैं। तो मैं तो भाई साहब उस सीड वाले के पास गया, मतलब जो भी सीड सर्टिफाइड कंपनी थी, जो भी है ना संस्था, उसके पास गया। मैंने कहा 2 बोरी चाहिए। तो पहले तो उन्होंने मुझे खाली बोरी दे दी, फिर मैंने कहा जी ये खाली नहीं चाहिए, बीज चाहिए 2 बोरी। तो फिर उन्होंने कहा कौन सा, तो मैंने सारा बताया, तो उन्होंने दे दी, और मैंने ना लाके उनको खेत में घर पे उगा लिया। बस नई वैरायटी आ गई हरियाणा से राजस्थान में। हालांकि ऐसे कर नहीं सकते, वो वैरायटी नहीं आई, केवल बीज आया है। बट ऐसा अगर आप एनबीपीजीआर के थ्रू कर रहे हैं, एनबीपीजीआर से परमिशन लेके कर रहे हैं, तो वैरायटी आ गई, फिर आप उसको वैरायटी के रूप में लाके लॉन्च कर सकते हो। तो सबसे तेज किसमें होता है? अति शीघ्र सस्य सुधार। क्या वर्ड दिया है देखो हिंदी में, अति शीघ्र सस्य सुधार, फास्ट एग्रोनॉमिकल इंप्रूवमेंट, इसी में होता है। क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, लाना है उगाना है, लाना है उगाना है, यहां से लाना यहां उगाना, यहां से लाना यहां उगाना। लेकिन इसकी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? फिर 1 नंबर का क्वेश्चन, ये 1 नंबर क्वेश्चन है, सबसे जल्दी किया सुधार, प्लांट इंट्रोडक्शन। और प्लांट इंट्रोडक्शन, एक जगह से ले जाके दूसरी जगह उगाया, प्लांट इंट्रोडक्शन। एक क्वेश्चन ये हो गया कि सबसे तेज सुधारने वाली मेथड कौन सी है? प्लांट इंट्रोडक्शन। दूसरा, इसकी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? कि वो नई जगह पे अडेप्ट होता है या नहीं होता है, अनुकूलन आता है या नहीं आता है। ये फिर एक जोरदार क्वेश्चन है कि प्लांट इंट्रोडक्शन डिपेंड ऑन एक्लेमेटाइजेशन, प्लांट इंट्रोडक्शन डिपेंड ऑन एक्लेमेटाइजेशन। एक्लेमेटाइजेशन का मतलब कि वो नए वातावरण में डलता है या नहीं डलता, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो हरियाणा से गेहूं तो लेके आ गया और ले जाके खेत में लगाया, उगा ही नहीं। चलो थोड़ा मान लेते उग गया तो फिर वो बढ़ा ही नहीं। मान लेते वो बढ़ भी गया, थोड़ा ग्रो भी कर गया, तो बाली आई भी नहीं। चलो मान लेते हैं बाली भी आ गई, है ना। मान लेते हैं पौधा उग भी गया, मान लो ग्रो कर भी गया, बाली आ गई, लेकिन वो तो खाली आ गई, बीज ना आए, वो उसमें मिट्टी में या वहां की क्लाइमेट में सेट ही नहीं हो रहा। इसका मतलब प्लांट इंट्रोडक्शन की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? एक्लेमेटाइजेशन, अनुकूलन, कि वो ढलाग। अब ले चलो अनुकूलन क्या होता है, मन तो यह बता दो सर अनुकूलन क्या है। कोई पौधा हो या है ना प्लांट, और वो नए वातावरण में ढल जाना, यही है एक्लेमेटाइजेशन। किसी पौधे का परिवर्तित या नए वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेना, किसी पौधे का नए परिवर्तित वातावरण में अपने आप को अभ्यस्त कर लेना, अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लेना, ही अनुकूलन कहलाता है। बहुत अच्छा है। किसी पौधे का नए परिवर्तित नया वातावरण, भाई साहब नया हो गया ना। जैसे एक बच्चा है घर पे रह रहा है, उसको ना होस्ट में डाल दिया तो वो भी 4-5 दिन तक एक्लेमेटाइजेशन करता है।
वो भी 4-5 दिन तक एक्लेमेटाइजेशन करता है, क्योंकि वहां का माहौल अलग था, यहां का माहौल अलग है। वहां पर घर पे ना वो जब चाहे जब उठता था, जब चाहे जब खा लेता था, है ना, कुछ भी बोल देता था, मम्मी से जिद करके कुछ भी जो है ना इस तरह, वो अलग था। इधर भाई साहब हॉस्टल में तो टाइम पे उठने का, टाइम पे पढ़ने का, फिर नया जो है ना, फिर तो सारा ही, तो फिर वो एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ता है उस बच्चे को। तो 1-2% ऐसे होते हैं जो थोड़ा जल्दी हार मान जाते हैं, और कुछ योद्धा होते हैं जो लड़ते हैं कि लड़ेंगे और जीतेंगे, है ना। जो लड़ेंगे और जीतेंगे का भाव लेके आते हैं ना, वही दुनिया में धमाल मचाते हैं, और जो घर चले जाते हैं वो घर ही चले जाते हैं, ज्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाते। मैं कोई 1-2 एक्सेप्शन की बात नहीं करूंगा, बाकी कुछ भी नहीं कर पाते। यही है, कोई भी काम हो, चाहे आप किसी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस बन रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, पढ़ रहे हो, बस जो अपने आप को नए एनवायरमेंट में ढाल लेता है, योद्धा बन जाता है दादा। क्योंकि ये जीवन एक महाभारत है, इसका अर्जुन भी तू है, इसका कृष्ण भी तू है। हो सकता है तू अच्छा करे तो कोई एक आधा आपका हेल्प कर दे, लेकिन लड़ना तेरे को, तेरा युद्ध तेरे को ही लड़ना है, गांडीव धनुष तेरे को उठाना है भाई, ठीक है। तो नए पौधे के, नए वातावरण के प्रति ढल जाना, बस यही अनुकूलन है। अब ये 2 टाइप रो होया करे हो प्लांट इंट्रोडक्शन। हाँ, एक तो जैसा लाया वैसा ही नया वेराइटी के रूप में लॉन्च कर दिया, है ना। जब प्लांट इंट्रोड्यूस किस्म को या वेराइटी को बिना कोई सिलेक्शन किए, बिना कोई क्रॉस कराए, सीधा ही लाके लॉन्च कर दिया। हरियाणा से गेहूं लेके आए, राजस्थान में सीधा ही लो नई वेराइटी बढ़ा दी, मैंने नई वेराइटी बढ़ा दी और लाके आपने बांट दिया, वो तो प्राइमरी है। तो जब देखो लिखा है, जब इंट्रोड्यूस वेराइटी को या पूरी स्थापित पौधे को एक जगह दूसरे के ले जाके बोए हुए पौधे को बिना किसी सिलेक्शन के या बिना कोई उसमें चेंज किए नई वेराइटी के रूप में लॉन्च कर दिया, तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन, जैसा लाए वैसा ही बना दिया वेराइटी, जैसा लाए वैसा ही बना दिया वेराइटी, तब तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन। और एक पहले हम लाए, फिर उनमें से अच्छे अच्छे पौधों को छांट लेते, चयन किया, फिर लोकल जो हमारी वेराइटी है ना, जो वहीं पहले से उग रही है, उसके साथ क्रॉस किया, फिर नई वेराइटी निकल के आई, उसको लॉन्च किया, तब वो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन है। चलो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। आप ना बाजार गए थे, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, कम क्यों लाए, 5 किलो गाजर का हलवा लेके आ गए, और लाके सीधा ही सारे घरवालों को प्लेटें देके या थाली देके सबको डाल दिया, और घरवालों ने मजे से उसको चटका लिया। दैट इज प्राइमरी ईटिंग, दैट इज प्राइमरी ईटिंग। जैसा लाया वैसा ही खा गए। एक थोड़ा उसको चेंज किया, वो लाए, फिर उसको ना उसमें थोड़े से उसको काजू वाजू मिलाए, थोड़ा बुरादा मिलाया, इसका नारियल का खोपरा को बुरा दो, फिर उसको ऐसे थोड़ा बढ़िया करके फिर वापस गर्म किया, फिर घर वालों को दिया, दैट इज सेकेंडरी ईटिंग। तो जैसा लाए वैसा का वैसा ही उगा दिया। इंट्रोड्यूस वेराइटी को बिना सिलेक्शन, बिना क्रॉस के ही आपने विमोचित कर दिया। रे बाबा, विमोचित बोले तो लॉन्च कर दिया, लॉन्च है ना, लॉन्चिंग ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी विदाउट सिलेक्शन, लॉन्चिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ए इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी without selection, without any cross, that is primary introduction। और जब पुनर्स्थापित किस्म में पहले सिलेक्शन किया, छांटा बढ़िया को, फिर उसको स्थानीय किस्म से क्रॉस कराया, लोकल वैरायटी से क्रॉस कराया, फिर नई वैरायटी डेवलप हुई, ये सेकेंडरी इंट्रोडक्शन है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, when and introduce varieties, या when there is selection in introduced varieties and cross with local varieties and produce a new variety, या prepare a new variety, that is secondary introduction। तो हम तो जी जैसे लाए वैसे ही उगा लिया, वैसे ही नई वेराइटी बना लिया, तब तो प्राइमरी। हम तो जी लेके आए, सिलेक्शन उसमें से करवा लिया, लोकल से क्रॉस करवा दिया, नई वेराइटी बना दिया, दैट इज सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। अब पढ़ेंगे हम प्रोसीजर क्या होती है प्लांट इंट्रोडक्शन की। तो 6 क्रियाएं करते हैं। एक तो करते हैं अर्जन, अर्जन बोले तो प्रोक्यूरमेंट, वैरायटी को प्राप्त करना, उस पौधे को लेना। अर्जन क्या होता है, अर्जित करना, यूं मान लो प्रोक्यूरमेंट। तो डिजायर्ड जो जर्म प्लाज्म है या डिजायर्ड जो वैरायटी है, वांछित किस्म या वांछित जरंदर्वे, उनको प्राप्त करना ही अर्जन है। हे अर्जन, अरे वो अर्जुन होता है, अर्जुन, ये अर्जन है। वांछित जनंदर्वे या किस्म को प्राप्त करना अर्जन होवे।
अर्जन। प्रोक्यूरमेंट, व्हाट इज प्रोक्यूरमेंट? वैरायटी को लेना। अब भाई आप इंट्रोड्यूस करो तो लेोगे तो सही, फिर नई जगह ले जाके उगाओगे, तो लेना क्या है? अर्जन है, प्रोक्यूरमेंट है। तो है ना, समझ में आ गया? ऑब्टेनिंग ऑफ द डिजायर्ड जर्मप्लाज्म और वेराइटी इज कॉल्ड प्रोक्यूरमेंट। लेकिन ये अर्जन है ना, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अर्जन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एनबीपीजीआर का परमिशन लेना पड़ेगा। मुझे अर्जन करवा दो, एनबीपीजीआर से परमिशन दिलवा दो। एनबीपीजीआर की परमिशन से ही हो सकता है रे तेरा अर्जन। समझ में आ गया क्या? आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब अर्जन हो गया, मतलब आपने वैरायटी ले ली, तो चेक तो कराओ आप हरियाणा की वैरायटी को राजस्थान लेके जा रहे हो, या बांग्लादेश से हिंदुस्तान ला रहे हो, या फिर अमेरिका से इंडिया ला रहे हो, तो पहले उसको चेक कराओ कोई बीमारी तो नहीं आ गई, कोई बीमारी तो नहीं आ गई। तो बाहर से जो इंपोर्टेड सीड है या प्लांट है, उनको इंसेक्ट के लिए, डिजीज के लिए, है ना, वीड के लिए चेक कर लो कि कहीं इसमें रोग बीमारी तो नहीं आ गई। तो बाहर से इंपोर्टेड जो सीड है, आयातित बीज है या प्लांट प्रोडक्ट है, उनको रोगों के लिए, कीटों के लिए, खरपतवारों से मुक्त होने का सुनिश्चित करना, दैट इज क्वारंटाइन। संगरोध, संगरोध होता होगा, मैं तो प्लांट पार्ट ला रहा था, उसको चेक भी करवा रहा था, कोई रोग कीट खरपतवार ना आ जाए, ये ध्यान लगा रहा था, ये दैट इज क्वारंटाइन, संगरोध। तो पहले तो क्या किया? अर्जन, अर्जन वैरायटी या जर्म प्लाज्म को ले लिया। दूसरा क्या किया? एनबीपीसीआर के द्वारा। दूसरा क्या किया? चेक करवाया, कोई केमिकल या वो कोई बीज तो नहीं आ गया, कोई दूसरी चीज तो नहीं आ गई। उसके बाद तीसरा किया कैटालॉगिंग। कैटालॉगिंग क्या होता है जी? सूची बनाना। कौन बनाएगा जी? ब्यूरो बनाएगा, एनबीपीसीआर बनाएगा। तो ब्यूरो को जो आप वैरायटी आप लॉन्च करना चाहते हैं, जिसको एक जगह दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, वो ब्यूरो क्या करेगा? उसके स्ट्रेन या एंट्रीज को एक सीरियल नंबर देगा कि आपकी वैरायटी जो है ना वो 542 नंबर पे है, 542 नंबर पे है, या कोई भी नंबर पे है, और उसके आगे सब कुछ लिखेगा वो। उसकी कैटालॉगिंग में सब आएगा। क्या क्या आएगा? कौन सी है स्पीसीज, किस प्रजाति का हो, कौन सी है वैरायटी, कौन सी किस्म उसका, कहां से वो आई है, मतलब ओरिजिन क्या है उसका, अडेप्टेशन क्या है, अडेप्टेशन बोले तो उनमें क्या क्या अनुकूलन है, और उसके बाद में कौन कौन से कैरेक्टर्स है उसके अंदर। समझ में आ गया होगा? इनको नंबर टाइप कर दो, कोई इंक्वायरीज के लिए कुछ चाहिए तो 913 वाले, है ना? समझ में आ गया? ब्यूरो को जो भी स्ट्रेन मिलती है, एंट्रीज मिलती है, उसको सीरियल नंबर देगा ब्यूरो, एनबीपीसीआर। इसके साथ ही उसकी वैरायटी लिखेगा उसके सामने, जैसे 1 नंबर आप ले आए, मान लो पूसा जय किसान ले आए, पूसा जय किसान, है ना, वो सरसों, फिर पूसा जय किसान, मतलब पहले स्पीसीज, फिर वैरायटी, फिर ओरिजिन कहां उसका, किसने बनाई वो, फिर उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें जो एडेप्टेशन वाले कैरेक्टर है, ये सारी चीजें लिखेगा ब्यूरो। तो पहले तो अर्जन, अर्जन, अर्जन प्रोक्यूरमेंट। दूसरा रोग कीटों से बचाने का मतलब फाइनल करना, दैट इज क्वारंटाइन। तीसरा उसकी लिस्ट बनाएगा ब्यूरो, सारी बातें लिखेगा, सीरियल नंबर लिखेगा 1, उसके बाद कौन सा प्लांट है, कौन सी वैरायटी है, ये सारा वो लिखेगा। उसके बाद चेक करवाओ उसको, इवैल्यूएशन कराओ। तो ब्यूरो के पास जो भी प्रविष्टि है, जो भी प्लांट्स आते हैं इस तरह से, जो एक जगह दूसरी जगह जाना चाहते हैं या जिनको वैरायटी के रूप में लॉन्च करना चाहता है कोई, तो वो चेक की जाती है, उगा के वो चेक की जाती है। ब्यूरो द्वारा प्राप्त सभी जो एंट्रीज है उसको ईसापुर एक सेंटर है और 4 बाकी सेंटर है ब्यूरो के, एनबीपीसीआर के, वहां पर इनको उगाया जाता है और सारे कैरेक्टर्स के लिए उगा के चेक करते हैं कि ये प्रोडक्शन देता है या नहीं देता है, इसमें ये चीज है या नहीं है। और जब ये सारा हो गया, क्या क्या हो गया बताओ? सारा पहले तो अर्जन हो गया, वैरायटी ले ली हमने एनबीपीसीआर के द्वारा, फिर ये फिक्स हो गया कि ना कीट ना रोग वीड है, दैट इज क्वारंटाइन। फिर उसकी लिस्ट बना ली, सीरियल नंबर सब लिख दिया, स्पीसीज, वैरायटी, एडेप्टेशन सब लिख दिया। फिर उसको चेक करा लिया ईसापुर सेंटर और बाकी सेंटर पे, ब्यूरो के सेंटर है कि वो काम की, समझते हो ना, इवैल्यूएशन, उगा के उसका प्रोडक्शन चेक करते हैं, लोकल वैरायटी जो उग रही है ना पहले उससे देखते हैं कि उससे बढ़िया है कि नहीं हो। और जब सारा काम हो गया तो उस वैरायटी को आप मल्टीप्लाई कर लो, मतलब उसकी संख्या बढ़ा लो, बीज बढ़ा लो,
और डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसानों को। ले जा किसान काका ले जा, ओहो किसान को बांट दो, सही है, वैरायटी के रूप में लॉन्च कर दो। जब सारे टेस्ट में वो एंट्री मतलब प्लांट यील्ड में या बाकी कैरेक्टर में बहुत अच्छा आ गया, किसकी तुलना में, लोकल वैरायटीज की तुलना में। देखो उन्नत किस्म जो चल रही है ना, मतलब पहले सॉरी लोकल मतलब बढ़िया किस्म चल रही है, उनसे बढ़िया लोकल से नहीं करेंगे, बेस्ट से करेंगे जो चल रहा है। तो ऐसी एंट्री जो क्या करते हैं, नई वैरायटी के रूप में लॉन्च कर देते हैं, उसका उत्पादन करके किसानों को बांट देती है बीज निगम वाले। बीज निगम जानते होंगे, एनएससी, नेशनल सीड, एनएससी सुना नाम, कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऐसे राजस्थान में आरएसएससी, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब लेते हैं फायदे, प्लांट इंट्रोडक्शन के क्या क्या फायदे हो गए, क्या क्या फसलें आ गई, ध्यान आपको, बहुत फायदे हुए, तगड़े फायदे हुए। देखो नई नई क्रॉप आ गई, नई क्रॉप नहीं आई भाई साहब, ये जो मिर्च है ना, मिर्च, चिल्ली, आलू, पपीता, अमरूद, है ना, ये सारे के सारे वहीं से आए हुए। कहां से आए हुए, ये सारे कहां से आए हुए, ये सारे कहीं ना कहीं बाहर से आए हुए। तो एक फायदा तो क्या हुआ इसका, प्लांट इंट्रोडक्शन का, नई नई फसलें आ गई प्लांट इंट्रोडक्शन से। देखो अमरूद ले लो, टमाटर ले लो, पुर्तगाली लाए थे, पुर्तगाली, ये इंडिया की फसलें नहीं है। टमाटर इंडिया का नहीं है, मिर्च इंडिया का नहीं है, अमरूद नहीं है, सोयाबीन नहीं है, ये सब बाहर से आए हुए कई सारी फसलें। तो नई नई फसलें क्या, इसको क्या बोलेंगे, बाहर से आ गई फसलें। प्लांट, मूंगफली नहीं है, मूंगफली नहीं है दादा इंडिया की, वो तो भलाओ पुर्तगालियों का और वो लेके आ गए, नहीं क्या भाई, फायदे पड़ रहे हैं। तो फायदे में नई नई फसलें आ गई, पोर्टुगीज लाए थे 16वीं शताब्दी में, कभी पढ़ाओ तो आपने, है ना। फिर बिना सिलेक्शन किए और बिना क्रॉस किए भी नई वैरायटी लॉन्च हो गई, आप इसको प्राइमरी इंट्रोडक्शन भी कह सकते हो। तो बिना सिलेक्शन, बिना हाइब्रिडाइजेशन नई वैरायटी लॉन्च हुई, समय बच गया, टाइम, लेबर बच गया, श्रम, और धन की भी हो गई बचत। एक कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो मेरे एरिया में, मान लेते फॉर एग्जांपल, रोली बहुत लग गया भाई जी, क्या करा, मां के तो रस्ट बहुत लग गया, तो भाई जी तैयार करो ना, इस बीज को ले जाके ऐसी जगह पे उगा लो जहां पे रस्ट लगी ही नहीं आज तक, वहां पे रस्ट के कोई स्पोर ही नहीं है, जहां पे रस्ट फंजाई है ही नहीं। तो फसलों को नए कीट और रोग मुक्त, जहां पे डिजीज फ्री और इंसेक्ट फ्री जो है ना एरिया, वहां पर ले जाके आप उगाते हैं, तो फसल कीटों और रोगों से बच जाती है। तो पहला फायदा, नई नई फसलें आ गई प्लांट इंट्रोडक्शन से। एक, बिना सिलेक्शन, बिना हाइब्रिडाइजेशन नई वैरायटी आ गई। दो, जिससे समय बच गया, श्रम बच गया, धन बच गया, पैसा बच गया। तीसरा, तूने ऐसे एरिया में ले जाके फसलों को लगाया जहां रोग और कीट अभी मिट्टी में ही नहीं है, तो कीट और रोगों से बच गई फसल। और चौथा, अगर किसी वैज्ञानिक को अनुसंधान करना, रिसर्च करना है, तो भाई साहब उसको चाहिए क्रॉप्स। तो क्रॉप्स कैसे आएगी, मान लो मेरे यहां तो मुझे मान लेते हैं मुझे ना स्ट्रॉबेरी पे वो करना है, रिसर्च करना है। मान लो कोई साइंटिस्ट है, उसको स्ट्रॉबेरी पे रिसर्च करना है, तो स्ट्रॉबेरी तो मान लो वहां होती नहीं उस एरिया में, तो कहीं बाहर से तो लानी पड़ेगी। तो वैज्ञानिक रिसर्च के लिए भी प्लांट इसी के द्वारा अवेलेबल होते हैं या उपलब्ध होते हैं। तो नई फसल तो प्लांट इंट्रोडक्शन से, बिना सिलेक्शन, बिना हाइब्रिडाइजेशन नई वैरायटी प्लांट इंट्रोडक्शन से, रोग कीट वाल बिना रोग कीट वाले एरिया में ले जाके उगाया, तो रोग कीटों से बच गया प्लांट इंट्रोडक्शन से। और किसी साइंटिस्ट को अगर रिसर्च करना है और उसको प्लांट चाहिए, तो वो भी कहां से, कैसे आएंगे, प्लांट इंट्रोडक्शन से। अब लेते हैं इसके नुकसान क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। हम बढ़िया करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ गलत भी हो गया। जैसे पहला गलत क्या हो गया, कई सारे वीड आ गए, खरपतवार आ गए, खरपतवार। मैं तो फसल लेके आ रहा था, बड़ा इतरा रहा था, वीड भी साथ आ गए, तो मैं क्या करूं। तो इंट्रोड्यूस जो स्ट्रेन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके साथ कई वीड भी आ जाते हैं। जैसे सत्यानाशी मैक्सिको से आया, मैक्सिको से, उसका नाम भी आर्जिमोन मैक्सिकाना है, सुना सत्यानाशी का। सरसों के बीजों में अगर इसके बीज मिल जाते हैं, तेल कोई आदमी खा लेता है, तो उसको ड्रॉपसी हो जाता है, ड्रॉपसी, कंटाड़ो कहे गांव में तो कंटाड़ो। ऐसे ही गेहूं सा, कैनेरी ग्रास,
सत्यानाशी को बोलते हैं मैक्सिकन पॉपी, मैक्सिकन प्रिकली पॉपी ऐसे बोलते हैं, या सबसे बढ़िया आर्जिमोन बोल दो, आर्जिमोन मैक्सिकाना। गेहूं को अंग्रेजी इंग्लिश में बोलते हैं कैनेरी ग्रास, फेलेरिस माइनर। ये भी इंडिया का नहीं है, ना ही कतई नहीं है, ये यूरोप से आया हुआ है, लेकिन आज तो बड़ा परेशान कर रहा है हमें। तो हम तो पसले ला रहे थे, वीड भी साथ में आ गए। दूसरा देखो, कई सारे रोग आ गए, कई सारे पैथोजन या रोग कारक आ गए। हम तो श्रीलंका से कॉफी लेके आए थे, कॉफी, साला कॉफी रस्ट भी साथ में आ गया, बीमारी आ गई, फंजाई आ गई। तो हम तो अच्छा करना चाह रहे थे, कुछ गलत भी हो गया। कई ऐसे प्लांट्स हैं जो पहले हम लाए तो बड़े खुश हो गए, जैसे वाटर हाइसिंथ, किसी ने नाम सुना हो, जलकुंभी। जलकुंभी अच्छा फूल आते हैं उसके, किसी ने कहा यार मजेदार फूल आते हैं, चल अपन ले चलते हैं। और इंडिया में लेकर आज ये बहुत भयंकर वाला ना वीड बन चुका है, अनिष्टकारी खरपतवार, बहुत खतरनाक वीड बन चुका है। तो एक नुकसान ये भी हो गया। पहला नुकसान क्या हो गया? रोग। पहले तो वीड आ गए फसलों के साथ, सत्यानाशी गेहूं सा, रोग आ गए फसलों के साथ, श्रीलंका से कॉफी रस, फिर कई पौधे आके बन गए खरपतवार। लाए तब तो अच्छा करके लाए थे, राम कतरो सातरो पौधो रे, कतरा चौका चौका फूल आओ, और फिर यहां लाके वो बैंकर वीड बढ़ गया। चौथा है, कुछ ऐसे पौधे भी है जिनको हम बड़े खुश होके लेके तो आ गए, लेकिन आज वो हमारे नेचर को बड़ा नुकसान कर रहे हैं, नेचुरली इम्बैलेंस कर रहे हैं नेचर को। जैसे सफेदा, यूकेलिप्टस। सफेदा क्या करता है? पानी खींचता है जमीन में से, जर्र जर्र खींचता है ना। तो सफेदे से क्या हो रहा है बेटा? जमीन के अंदर पानी की कमी हो रही है, तो ये इसके नुकसान है। अब लेते हैं क्या क्या अचीवमेंट रहा प्लांट इंट्रोडक्शन का। तो सबसे पहला अचीवमेंट है, कई फसलें आ गई। आलू आ गया प्लांट इंट्रोडक्शन से, मक्का आ गई प्लांट इंट्रोडक्शन से, मूंगफली आ गई प्लांट इंट्रोडक्शन से, अरहर आ गई प्लांट इंट्रोडक्शन से, मटर आ गया प्लांट इंट्रोडक्शन से, टमाटर आ गया प्लांट इंट्रोडक्शन से, गन्ना पपीता भी आ गया प्लांट इंट्रोडक्शन से। फसलें आ गई, जैसे कभी आपने कहा मम्मी मम्मी आज ना सब्जी में मिर्ची नहीं है, तो अगर ये मिर्च आती तो पता मम्मी क्या कहती? बेटा पुर्तगाली लाए ही नहीं, क्योंकि ये सब पुर्तगालियों के लाए हुए हैं ज्यादातर इनमें से। आलू ले लो, मक्का ले लो, मूंगफली ले लो, अरहर ले लो, मटर, ये बाहर से आए हुए सबके सब। नई नई वेराइटी भी आ गई, बहुत सारी नई नई वेराइटी जो है ना बेटा वो प्लांट इंट्रोडक्शन से आ गई। जैसे दान की TN1 आ गई, थाईचुंग नेटिव 1। TN1 कौन सी? थाईचुंग नेटिव 1, ये ताइवान से आई हुई है। ये ऐसी कैसी वेराइटी लेके आ गए, इंडिया में लाके उगाना चालू कर दिया, हो गया प्लांट इंट्रोडक्शन। IR8 आ गई, ये IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, लॉस बेनोस फिलीपींस से आ गई। IR28, IR28, ये भी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, लॉस बेनोस फिलीपींस से आ गई। IR36 उधर से आ गई रे बाबा, गेहूं की रिडले, आजा रिडले रिडले, है ना, ये भी बाहर से आई हुई है। लर्मा रोजो, लर्मा रोजो कहां से आ गई? ये भी बाहर से आई। लर्मा रोजो तो कहां से आई बताओ? देखिए, ये आई थी सिमिट, मैक्सिको, सिमिट मैक्स, ये रोजो आएगा। आपके लिखा हुआ है रोहो, रोहो ना है बाबा, 12th में गलत लिखा हुआ है, लर्मा रोजो है। ये कहां से आई थी लर्मा रोजो गेहूं की? और सोनारा 64, ये दोनों वेराइटी आई थी सिमिट मैक्सिको से। NE बोरलोग साहब की बनाई वेराइटी, किसी ने नाम सुना? NE बोरलोग, नॉर्मन E बोरलोग, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जनक। इनको लेके पता क्या कर दिया था बाद में? इस लर्मा रोजो को तो बना दिया था पूसा लर्मा। किसने बनाया था? MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन ने। और सोनारा 64 को बना दिया था सरबती सोनारा, सरबती सोनारा बना दिया। क्या डाल के बनाया था MS स्वामीनाथन जी ने? गामा रेज, गामा रेज डाली, पूसा रोजो, लर्मा रोजो बन गई पूषा, क्या बन गई? पूसा लर्मा, और वो बन गई थी सरबती सोनारा। तो ये सारी वेराइटी बाहर से आई है। धान की T1 इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी, धान, धान बोल तो पेड़ी चावल। धान की IR8 इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी, धान की IR28 इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी, पेडी की IR36
इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी, जिसमें ये ताइवान से आ गई, बाकी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लॉस बेनोस फिलीपींस से आ गई। गेहूं की रिडले बाहर से आई हुई है। लर्मा रोजो और सोनारा 64 ये सिमिट मैक्सिको से आई हुई है, और ये हरित क्रांति में बड़ा रोल था इनका। अब एक पॉइंट और इसी के अंदर है, रीजनरेशन। जब कोई बीज पड़ा लंबे समय खराब हो जाता है, उसको बोके करो तैयार, रीजनरेशन कहलाता है। कोई बीज पड़ा हुआ है, देखो कोई भी एंट्रीज है प्लांट्स, उनका बीज या प्रवर्ध्यो, व्हाट प्रवर्ध्यो, प्रोपेग्यूल्स, व्हाट प्रोपेग्यूल्स, जिनसे प्रोपोगेशन कर सकते हैं, प्रवर्धन कर सकते हैं। प्रवर्धन जानते होंगे, एक पौधे से बहुत सारे पौधे, एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार करना प्रोपोगेशन कहलाता है, प्रवर्धन। तो बीज से प्रवर्धन करते हैं, जिसको सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। एसेक्सुअल है, बाकी प्रोपेग्यूल्स क्या हो गए, किसी की कोई तना, कोई पत्ती, कोई जड़। तो बीज या कोई भी प्लांट पार्ट जिससे पौधा तैयार हो सकता है, इनको खेत में उगाना और इनसे नए बीज या नए प्रोपोग्यूल्स तैयार कर लेना, नए प्रवर्धे तैयार कर लेना, यही पुनरुत्पादन है। अरे आपके घर पे बेटा गेहूं का बीज पड़ा है, 5 साल हो गई, तो वो बीज नहीं है, अब खराब हो चुका, उगेगा नहीं वो। तो फिर आपको क्या करना था, आपको साल 2 साल में उसको उगा के फिर से नया बीज ले लेना था, फिर वापस बोरियां भर के रख देनी थी। दैट इज रीजनरेशन, पुनरुत्पादन हिंदी में कहते हैं। तो किसी भी एंट्रीज, यानी किसी एंट्रीज तो वही होगी जो इनकी एंट्रियां करते हैं, 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर देते हैं। तो किसी भी प्लांट ही हो गया, किसी भी एंट्रीज के सीड और उसके प्रोपोग्यूल को खेत में उगाना और फिर इनसे नए बीज या नए प्रोपोग्यूल प्राप्त करना, इसी को कहते हैं रीजनरेशन। ऐसा करना क्यों जरूरी, देखो जर्म प्लाज्म कलेक्शन की जो प्रविष्टियां है जो पड़ी हुई आपके पास, उनको हर कुछ सालों बाद में रीजनरेट या पुनरुत्पादन करना जरूरी है, क्योंकि बीज या प्रवर्धियों की जीवन क्षमता सीमित होती है, लंबा जिंदगी नहीं होती इनकी, और कुछ समय बाद ही खराब हो जाते हैं। और सभी फसलों के बीजों की अंकुरण क्षमता भंडारण अवधि के साथ साथ घटती जाती है, मींस जर्मिनेशन कैपेसिटी स्टोरेज में धीरे धीरे कम हो जाती है, तो उसको वापस बोके तैयार करना ही रीजनरेशन है। मुझे लगता है समझ में आ गया कि बीज खराब ना हो जाए, कहीं खराब ना हो जाए, तो दोबारा बोके नया तैयार करते हैं। हो गया, ऐसे करते हैं। अब आ गया नए, फिर एक पॉइंट है जेनेटिक इरोजन। जेनेटिक इरोजन किसे कहते हैं, लैक ऑफ वेरिएशन। फसल प्रजाति, जंगली प्रजाति की विविधता में कमी आना, की विविधता में कमी आना, फसल प्रजाति, जंगली प्रजाति के वेरिएशन में धीरे धीरे कमी आना। याद कर ले, जेनेटिक इरोजन क्या होता है, सोइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी का कटना। तो जेनेटिक इरोजन क्या होता है, वेरिएशन का कटना, वेरिएशन का हटना, कम होना। नहीं तो देखो, कोई भी कृषि पर रूप हो, वाइल्ड फॉर्म, कल्टीवेटेड फॉर्म, जैसी खेती हो रही है, या उसका कोई जंगली संबंधी हो, अगर उसकी विविधता में धीरे धीरे कमी आ रही है, वेरिएशन, वेरिएशन समझ रहे हो ना, अलग अलग टाइप के पौधे बड़ा, गेहूं तो है लेकिन गेहूं भी अलग है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई पीला है, कोई सफेद है, कोई कैसा है, ये वेरिएशन है। और इस वेरिएशन का कम होना, यानी कि जो जीन होते हैं अलग अलग टाइप की, उन जीनों की कमी आना जेनेटिक इरोजन है। एक्चुअली तो जेनेटिक इरोजन जीनों की कमी आने को बोलते हैं। जेनेटिक वर्ड जीन से बना हुआ है, जीनेटिक, GENETIC, जीन टिक। तो जीन टिक का इरोजन हो रहा है, मतलब जीन जा रहे हैं धीरे धीरे, जीन जा रहे हैं, लंबाई का जीन मान लो रहा ही नहीं किसी फसल में, तो गया वेरिएशन, गया एक, सीधा लंबे पौधे आएंगे ही नहीं अब। तो जेनेटिक इरोजन क्या है, जीन का धीरे धीरे पॉपुलेशन में से गायब होना। वैसे तो ऐसे आता है, टेक्निकली तो ये ऐसे होता है, लेकिन सिंपली क्या बोलते हैं, वेरिएशन का जाना, क्योंकि जीन से ही वेरिएशन है। अब इसी कारण क्या क्या है, पहले तो समझ में आ गया ना जेनेटिक इरोजन क्या होता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जो आपकी कल्टीवेटेड स्पीसीज है या उसके वाइल्ड रिलेटिव है, उनके जीन्स में, उनके वेरिएशन में धीरे धीरे कमी आना, डिक्रीजिंग द वेरिएशन इन वाइल्ड स्पीसीज एज वेल एज कल्टीवेटेड स्पीसीज, या यू कैन से इट दैट डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ जीन्स इन पॉपुलेशन ऑफ एनी प्लांट्स, धीरे धीरे जीनों का कम होना। अब कारण क्या है, पहला कारण है कि हम लोग ना इंप्रूव्ड वेराइटीज लगाते हैं। तो इंप्रूव्ड वेराइटीज क्या होती है, एक जैसी होती है। देखो हम वेरिएबल, जो देसी वैरायटी होती है, लोकल वैरायटी होती है, जो अलग अलग टाइप के देसी पौधे अलग अलग होते हैं। आप देसी बाजरा बो रहे हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है लेकिन संकर बो रहे हैं मान लो, इंप्रूव्ड वेराइटी, तो सारे एक जैसे आते हैं पूरे पूरे। तो वेरिएशन देसी में है, इंप्रूव्ड में वेरिएशन नहीं है। तो विविधतापूर्ण देसी किस्मों की बजाय, है ना, वेरिएबल, जो वेरिएबिलिटी के साथ जो इंडिजिनस वेराइटीज है,
उनकी जगह हम इंप्रूव्ड वेराइटीज लगाने लग गए, इसलिए वेरिएशन कम हो गया। पढ़ क्या रहे हैं? आनुवांशिक अपर्दन के क्या कारण है? रीजंस ऑफ द जेनेटिक इरोजन, कि हम लोकल वेराइटी की बजाय आजकल इंप्रूव्ड वेराइटी, और इंप्रूव्ड वेराइटी सारी एक जैसी होती है। एक जंगल जा रहे हैं, जंगलों में मिलता है वेरिएशन, जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। खेती का सुधरा हुआ रूप, मतलब खेती को अच्छा करने के चक्कर में हम बोल नहीं, तो खैर हाँ ये अभी हो रहा है, ये तो यहां कर रहा है कि खेती को सुधारने की जो सिस्टम है, अच्छी खेती करने के चक्कर में हम लोग धीरे धीरे जंगली प्रारूपों को भूलते जा रहे हैं, वाइल्ड फॉर्म को या जंगली पौधों को भूलते जा रहे हैं, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तीसरा, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जंगल कटते जा रहे हैं, चरागाह बनते जा रहे हैं, खेती बढ़ती जा रही है, यानी जंगल कट रहे हैं। देखो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिससे जंगली एरिया में क्या होने लगी? खेती होने लगी, चरागाह बढ़ गए वहां, है ना, पशुओं को चराने वाली जगह बढ़ गई, इसलिए जंगल खत्म होने का मतलब वेरिएशन क्या हो गया? ऑटोमेटिक ही कम हो गया। चौथा, फैक्ट्रियां बन रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, इसके लिए कई कई जो है ना बेटा परियोजनाएं आ रही है, जल विद्युत परियोजनाएं आ रही है, बिजली बनाते पानी से, तो वहां पे फैक्ट्रीज लग गई, वो पूरा प्रोजेक्ट लग गया, तो वो जंगल गए कहां? वहां से तो फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहा है, रेल की लाइनों के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं, है ना, सड़कों के लिए, बिल्डिंग्स वगैरह के लिए बनाने के लिए जंगल धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। जंगल गया तो वेरिएशन भी गया, विविधता भी गई, जेनेटिक इरोजन भी हो गया, राइट। लास्ट, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे वीड आ जाते हैं, कई बार ऐसे खरपतवार आ जाते हैं बाहर से, जिससे हमारे जो पौधे होते हैं ना फसलों के, या जंगली पौधे होते हैं उनके, वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं उस वीड की वजह से। वीड आ गया बाहर से, खत्म हो गए फसलों के जंगली संबंधी, बस ये भी एक कारण हो सकता है। तो क्या कारण हुआ जेनेटिक इरोजन का? पहला तो क्या हुआ, हम जो है ना लोकल वेराइटी जो अलग अलग टाइप की, उसकी जगह क्या उगाने लगे? इंप्रूव्ड वेराइटी जो एक जैसी होती है, वेरिएशन कम हो गया, जेनेटिक इरोजन हो गया। एक, खेती को सुधारने के चक्कर में जंगली जातियों को भूलते जा रहे हो, खत्म होते जा रहे धीरे धीरे। एक, जनसंख्या बढ़ने के चक्कर में हम जो है ना बेटा खेती को बढ़ाते जा रहे हैं, जंगलों काट काट के चरागाह बढ़ाते जा रहे हैं। एक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के चक्कर में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के चक्कर में कई सारे जल विद्युत परियोजनाएं, कहीं पे जो है ना बिजली बनाने के लिए हमने पानी से बिजली बना रहे, मतलब पानी के से डायनामो घूम रहे और इंडस्ट्रियल एरिया, रेल, सड़क, ये इनके लिए जंगल धीरे धीरे काट रहे हैं। एक जो नए वीड आ गए, उससे कई बार जंगली पौधे खत्म भी हो जाते। फिर इसी में एक नया टॉपिक है, और वो है सेंटर ऑफ ओरिजिन, वेविलोव। वेविलोव इज द फादर ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन। वेविलोव इज द फादर ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन। वेविलोव एक जेनेटिशियन है, वेविलोव रसिया के। ये पूरी दुनिया की फसलों को स्टडी करते हैं, पूरी दुनिया के जंगली पौधों को देखते हैं, और फिर ये बोलते हैं, उन्होंने स्टडी करके ये सजेशन किया कि भाई साहब संसार में कुछ ऐसी जगह है जहां उस फसल की उत्पत्ति हुई है, और उसी जगह को कहा जाता है सेंटर ऑफ ओरिजिन। क्वेश्चन आ सकता है, उद्गम क्षेत्र किसे कहते हैं? तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डेफिनेशन ऐसी दी। वैसे तो यूं होता है भाई, वह जगह जहां उस फसल की सबसे ज्यादा जंगली जातियां मिलती है, जहां उस फसल की वाइल्ड स्पीसीज में वेरिएशन ज्यादा मिलता है, अलग अलग टाइप की जातियां मिलती है, दैट इज सेंटर ऑफ ओरिजिन। बट आपके दे रखा कि भाई रशियन साइंटिस्ट पूरी दुनिया घूमते हैं, फसलों को भी स्टडी करते हैं, तो उसके जंगली संबंधियों को भी स्टडी करते हैं, और ये बताते हैं कि हर हमारी जो फसल है जो खेतों में उग रही है, वो किसी न किसी जंगली प्रजाति से या वाइल्ड स्पीसीज से ही डेवलप हुई है, निकली है, ओरिजिन हुआ उसका, और वो जगह क्या कहलाती है? सेंटर ऑफ ओरिजिन। अब देखो यहां बहुत ही थोड़ा थोड़ा दे रखा आपके, तो वैसे तो बड़ा 12 सेंटर होते हैं वैसे तो, लेकिन आपके कम ही दे रखे। जैसे सोयाबीन, मूली, बैंगन, सोयाबीन, मूली, बैंगन, चाइना में, जन में, सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर सोयाबीन, रेडिश एंड ब्रिंजल, चाइना, चाइना और चाइना, सोयाबीन, मूली, बैंगन, चाइना और चाइना, सोयाबीन, मूली, बैंगन। इंडिया में आओ, इंडिया को किसी सेंटर ऑफ ओरिजिन मानते हैं? धान, इंडिया, धान बोले तो पेड़ी, चावल, धान इंडिया, अरहर इंडिया, चना इंडिया, लोबिया इंडिया, मूंग इंडिया, गन्ना इंडिया, काली मिर्च इंडिया, आम इंडिया, हल्दी इंडिया, केला इंडिया। फिर आओ सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान,
इसमें कौन कौन किस किस का ओरिजिन हुआ है, किससे उत्पत्ति हुई है, कौन कौन जन्मा है, यूं कैसे गेहूं 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 सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान, अलसी बोले तो लिनसीड या फ्लेक्स, तिल सीसेम, गाजर कैरेट, प्याज ओनियन, लहसुन गार्लिक, बादाम आलमंड, अंगूर ग्रेप्स, एप्पल सेब, इन सब का मानते हैं सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान। गेहूं अलसी तिल गाजर प्याज लहसुन बादाम अंगूर सेब, सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान। फिर आओ एशिया माइनर या पर्सिया में कौन कौन जन्मा, पर्सिया ईरान को ही बोलते हैं, तो सेंट्रल एशिया माइनर और ईरान या पर्सिया, इसमें कौन कौन जन्मी, राई राई तमस राई एशिया माइनर और पर्सिया, पत्ता गोभी केबेज, लूशन रिजका, लूशन क्या होता है रिजका, जई अंजीर अनार अंगूर बादाम, ये एशिया माइनर या पर्सिया में जन्मे हुए हैं। अब आओ मेडिटेरियन एबीसीनिया, भूमध्य सागरीय एबीसीनिया, कौन कौन जन्मे मेडिटेरियन एबीसीनिया रीजन में, यह है जो 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 मेडिटेरियन एबीसीनिया, भूमध्य सागर को मेडिटेरियन बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है बेटा, और जो मटर पत्ता गोभी प्याज सेम ज्वार, इंग्लिश में बोले तो बार्ले पी केबेज, ओनियन ऊपर भी आया था, कईयों की दो दो तीन तीन जगह भी है, फिर सेम बीन ज्वार सोरगम, फिर बाजरा पर्ल मिलेट या बाजरा भी कहते हैं, मसूर लेंटिल कुसुम सेफ्लावर अरंड कैस्टर कॉफी कॉफी भिंडी ओकरा या लेडीज फिंगर, ये सारी जन्मी है मेडिटेरियन एबीसीनिया या भूमध्य सागरीय एबीसीनिया में। अब आओ सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको, मक्का ये मारी सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको ये राजमा सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको सेम ये मारी सेंट्रल सेम ऊपर भी आई थी बीट, शकरकंद सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल बोले तो मध्य, तरबूज खरबूज मिर्च पपीता और अमरूद। अब आ गया साउथ अमेरिका, साउथ, यहां पर मक्का आलू मक्का मूंगफली पाइनएप्पल अनानास और टमाटर तंबाकू रबर जन्म लेते हैं, समझ में आ गया। अब लेते हैं इनके टाइप्स ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन, हो गए पूरे पूरे, आप बुक लेके बैठे हैं ना भाई, टाइप्स ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन यानी कि उद्गम क्षेत्र के प्रकार। सबसे पहला है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, प्राइमरी उसको कहते हैं बेटा, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन का मतलब मेन, और मेन किसके आधार में माना जाता है, जहां सबसे ज्यादा जंगली जातियां मिलती है या देर इज मोर वेरिएशन इन वाइल्ड स्पीसीज। अगर जंगली जातियों के आधार पे किसी का ओरिजिन प्लेस बनाते हैं या जंगली जातियों में वेरिएशन या विविधता के आधार पर बनाते हैं तो वो कहलाता है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। जंगली प्रजातियों के आधार पर, जंगली प्रजातियों के आधार पर प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, जंगली जातियों के आधार पर। तो जिस क्षेत्र में किसी फसल की उत्पत्ति जंगली प्रजातियों से होना माना जाता है उसको कहा जाता है प्राथमिक सेंटर ऑफ ओरिजिन या प्राइमरी सेंटर ऑफ, प्राथमिक उद्गम केंद्र। जंगली जातियों से माने तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। और अगर खेती वाली मान लो कहीं मिली नहीं, किसी की जंगली जातियां नहीं मिली, जंगली जातियां मिली नहीं, तो फिर किसके आधार में मानते हैं, कल्टीवेटेड फॉर्म यानी खेती वाली जातियों के आधार में मानते हैं। तो जिन क्षेत्रों में किसी फसल के कृषि प्रारूप या कल्टीवेटेड फॉर्म के आधार उनमें वेरिएशन ज्यादा है, अरे खेती वाली जातियां अलग अलग टाइप की है, अलग अलग वेरिएशन है, उसके हिसाब से आप सेंटर ऑफ ओरिजिन बना रहे हो तो कहलाएगा सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। तब तक के लिए मुझे लगता है समझ में आ गया, जिस बच्चे ने पूरा ध्यान दिया उसका आधा चैप्टर लगभग तैयार है। अब आधा नहीं बचा, अब जल्दी जल्दी होगा क्योंकि वो जो डायग्राम है ना लंबे लंबे वाले उनमें ज्यादा नहीं, वो ऐसे समझोगे आप चुटकियों में, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सा।